आज की कहानी आचार्य चतुर्सेन द्वारा लिखी हुई ककड़ी की कीमत। यह दिल्ली के बीते हुए दिनों के एक रईस की इज्जत की हृदयग्राही कहानी है। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में बिलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाचौंध को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी तब ढेर के ढेर पंजाबी, सिख और सभी उत्साही लोग जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उर्द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। वीरभोग्य वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहाँ खो गए। अब जगह जगह होटल खुल गए हैं। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं, जहाँ झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा और वहाँ अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट डाटे, खाट या टेबल पर बैठे रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नजाकत के साथ दूर ही कर दिया है। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियां और प्रौढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाटे, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू बाले के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आएंगी। कभी कभी ब्याह शादी के जुलूसों में जौहरियों की वह देहलबी नुक्केदार पगड़ियां कुछ पुराने सिरों पर नजर आ जाती थी, परंतु निमास्ती अंगरखे, वसली के जूते, दुपल्ली दो मासे की टोपी, बगल में महीन सरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफ़ेद सरबती की चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दिख पड़ती। न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदर पर दिख पड़ते हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियाँ, उन पर नफासत से कड़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जंपर जिनमें से आधी छाती और समूची मृणाल भुजाएं खुला खेल खेलती हैं, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते, चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। देश की इन पर्दाफाश बहिनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत ही कम हैं। ज्यादातर मोर का पंख खोसकर मोर बनने वाले कौवे जैसी हैं। इसका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फुहर ढंग के पाउडर से, ओठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से तराबोर चटकीले रुमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पीनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो इन अधकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्ट वॉच तथा पैरों के जेवरों पर एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हास्य उत्पन्न करता है। खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति वहां से पतलून पर लापरवाही से स्वेटर और कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीज़ों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहां अगल बगल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थी। सड़कें कंकड़ की थी। उनमें बहली मझोलियां इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहाँ चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, वहाँ नहर पर पटरी बनी थी।
उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहरी में भी वहाँ शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेतों की छतरियाँ लगाए खोंचे वाले अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए, गले में लटकाए घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटा घर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहाँ महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे उनिंदी आंखों में खमीरी तम्बाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था। खोंचे बालों की आवाज़ें भी एक से एक बढ़कर होती थी। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपये सेर बिकते थे, कच्ची आम की केरियाँ जब तक 12 आना सेर बिकती थी, तभी तक ये दिल्ली वालों के खाने की चीज़ समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेट कर खाते थे। लताफत और नजाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, बसंत पूज चुका था, सर्दी कम हो गई थी। बासंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफ़ी महंगे थे। इसीलिए यह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांधे, बदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी ताबीज काले डोरे में लटकाए, आँखों में सुरमा और मुंह में पानों की गिल्लोरियाँ दबाए, कमर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार सलेम शाही, आधी छटाक का जूता पहने, ककड़ियाँ बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रबे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वो अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूमता झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज़ लगाता था। नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो, लैला की अंगुलियाँ ले लो, मजनू की पसलियाँ ले लो, नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो। पीछे से आवाज़ आई, ककड़ी वाले जरा बरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। एक बुढ़ा आदमी था। उसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियाँ कहाँ? वह तो कहो, मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चौवन्नी लूँगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, 98 ले लो जी, ककड़ियाँ हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भींगी थी। भुजदंडों में मछलियाँ उभर रही थी। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और 98 टन से झाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी,
ककड़ियाँ हम लेंगे। यह लो 1 रुपया, ककड़ियाँ हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपये देंगे, हम 5 रुपये देते हैं, हम 10 देते हैं। यह लो 20 रुपये, ककड़ी तो हम खरीद चुके। 25 है ये, ककड़ी हमने ले ली, हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियाँ इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और अवज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपये में दोनों ककड़ियाँ खरीद ली। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो बढ़ो आगे, ककड़ियाँ 5,000 तक मेरे यहाँ जाएगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई महरा क्यों न हो, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है, शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपये खोलकर गिन दिए, ककड़ियाँ ली और इस भांति अपने मालिक के घर की ओर चला जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियाँ रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में 2 ही ककड़ियाँ थी जिन्हें आपका सेवक 100 रुपये में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर में वे स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुसाले से लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तस्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कमखाव का रुमाल ढक कर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलोरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तस्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तस्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियाँ भीतर भिजवा दी और तस्तरी अशरफियों से भरकर कहा, यह तुम्हारा इनाम है, लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही पूरे शहर में खबर फैल गई कि नगर के प्रसिद्ध रईस लाला शिव प्रसाद जी ने जहर खाकर जान दे दी। वे एक पुर्जे पर यह लिखकर गए कि बाजार में मेरी इज्जत किरकिरी हो गई, अब मैं दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकता। ऊपर जिन 2 प्रतिष्ठित रईसों के नाम दिए गए हैं वे काल्पनिक हैं। आज भी ये दोनों घराने दिल्ली में उसी भांति प्रतिष्ठित हैं। हाँ, जिनका नाम जगत नारायण कल्पित दिया गया है उनके घर से लक्ष्मी रूठ गई है। आज वह विशाल हवेली टूट फूट कर खंडहर हो गई है। उसमें जो एकाध कमरा बचा है उसमें उनके अनेक उत्तराधिकारी बड़े कष्ट से कालयापन करते हैं। नीचे के खंड के खंडहरों में छोटे दर्जे के किराएदार रहते हैं जिनकी आमदनी पर ही उनका निर्वाह निर्भर है।
तो ये थे पुरानी दिल्ली के रईस की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।